मैं आज नेशन और नेशनलिज्म इस पे बात करूँगा। हमारे यहाँ नेशन का तर्जुमा कौम किया जाता है, ठीक है। और जो हमारे यहाँ एक और यहाँ बल्कि दो टर्म्स इस्तेमाल की जाती है, एक तो मिल्लत और उम्मत, वो अलग है और उन पर मैं अलग से बात करूँगा। तो ये जो नेशन है, नेशनलिज्म है, नेशन है, ये बेसिकली यही यहाँ नेशन या नेशनलिटी तो ये टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन और आइडेंटिटी है। यानी क्लासिफिकेशन और आइडेंटिटी के लिए हम ये टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर हम हिस्ट्री को देखें तो एनिशियंट टाइम में, यानी अगर आप ग्रीक को देखोगे यानी ग्रीस को देखोगे तो यूनानियों में एक मतलब ये जो एक तरह का सेंस था कि वो जो पर्शियंस थे उस टाइम के, उनको बारबेरियंस कहते थे। यानी वो खुद को सिविलाइज्ड और बाकी दुनिया वालों को वहशी कहते थे। यानी एक आइडेंटिटी का कंसेप्ट था। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जो ज्यूज, यहूदी जिनको हम कहते हैं, तो वो भी अपने आप को चोजन पीपल कहते हैं, यानी हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। और ये एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी था उनमें भी, यानी एंशिएंट टाइम से ही था। अब ये जो नेशन है या नेशनलिटी, नेशनलिज्म, ये पूरा यूरोप से आया है। तो यूरोपियन फिनोमेना है। और हम देखते हैं कि कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि आज जो दुनिया है इसमें जो नेशन है, इट इज़ द सेंट्रल पॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न टाइम्स। तो एक गैर मामूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैसियत रखता है ये मतलब नेशनलिज्म। अगर हम इसको ऐसा देखें कि एनिशिएंट लैटिन या लातीनी ज़ुबान जिसको हम कहते हैं नेशियो, या अब मेरे को तो ना तो लातीनी आती है ना जर्मन आती है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी और उर्दू आती है। तो ये नेशियो या नेटियो है और ये वर्ब से है नेस्कोर, NASCOR। तो इसका मानी आई एम बॉर्न, यहाँ से ये आया है। तो अर्लीस्ट जो इसकी मीनिंग थी वो ग्रुप ऑफ पीपल बॉर्न इन सेम प्लेस, यानी जो लोग एक ही जगह पैदा हुए उनके लिए ये नेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो लातीनी ज़ुबान में वहाँ ये रेस के लिए भी काइंड या क्लास के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, मेडिवल पीरियड में ये कॉमन बायोलॉजिकल एंसेस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया गया। और फिर जो एक ही जगह लोग रह रहे थे, ऑर्गेनाइज्ड थे, उनके लिए नेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाने लगा। अब एक बड़ा अहम जो जिसको मैं कहूँगा कि एक मेथोडोलॉजिकल चीज़ है कि हम ये देखते हैं कि एक लफ्ज़ का एवोल्यूशनरी कैरेक्टर, यानी वो लफ्ज़ कैसे आया, फिर कैसे उसकी मीनिंग चेंज होती गई। तो हम उसको डिक्शनरीज में देखें, या अंग्रेज़ी में हमारे पास वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, तो हम उसमें देखते हैं कि 14वीं सेंचुरी से ये वर्ड आया वहाँ पे। और 17वीं सेंचुरी के आते आते ये लफ्ज़ दो बड़े मानों में, यानी टू मीनिंग्स में ये इस्तेमाल होने लगा, चीफ मॉडर्न मीनिंग्स। एक तो जिसको हम कहेंगे कि टेरिटोरियल कंसेप्ट और सेकंड कल्चरल कंसेप्ट। अब टेरिटोरियल कंसेप्ट में नेशन, इसको जो इट डिजिग्नेटेड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। और इसी से फिर नेशन और कंट्री को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी नेशन और कंट्री एक ही चीज़ है। अगर आप कल्चरल कॉन्सेप्ट को देखोगे तो इसमें जर्मन स्कॉलर हर्डर का बड़ा रोल रहा है। अच्छा, 18वीं सेंचुरी में ये डेवलप हुआ और इट सजेस्टेड ए ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी कॉमन कल्चरल टाइज हो, लैंग्वेज हो, फिर बायोलॉजिकल एंसेस्ट्री हो, और रेस के मानों में, यानी एक रेस जिसे हम कहते हैं। तो ये पूरा मॉडल जर्मन मॉडल है, यानी जर्मनी में कल्चरल मीनिंग इसकी बहुत ज़्यादा जिस पर लिखा गया और जहाँ वो उभर के आई जर्मनी में हर्डर के ज़रिए से आया और बाकी स्कॉलर्स। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांस, जर्मनी वगैरह वगैरह में हम देखते हैं कि क्योंकि वहाँ वो रेवोल्यूशनर्स वगैरह और फिर जो लिबरल पॉलिटिकल आइडियाज़ एनलाइटमेंट के थे,
तो एक नेशन ने एक डेमोक्रेटिक सेटअप इख्तियार किया, यानी नेशन इस मायने में इस्तेमाल होने लगा कि देखिए एक डेमोक्रेटिक कॉनोटेशन इसकी मतलब इसको अब मिली। तो यहाँ एंटायर पीपल यानी पूरा जो जहाँ आप रहते हो तो तमाम लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगा। और फिर जो पॉलिटिशियंस उस टाइम के थे, दे बिगिन टू इन्वोक यानी नेशन पीपल एज सपोर्टर्स ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट। तो अब ये एक यानी डेमोक्रेटिक मीनिंग इसकी चेंज होने लगी कि पीपल एज सपोर्टर्स ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट। और इसी से फिर वो नेशन स्टेट का कंसेप्ट डेवलप होने लगा, जिसको कौमी रियासत कहते हैं, यानी सिस्टम दैट रिफ्लेक्ट्स इंटरेस्ट्स, या हम जिसको कहेंगे पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री एंड इन विच ऑल द पीपल और पॉपुलेशन इज रिपोजिटरी ऑफ सॉवरेनिटी। यानी एक ऐसी रियासत जहां पे जो स्टेट है वो रिफ्लेक्ट करता है तमाम लोगों के हुकूक, उनको रिप्रेजेंट करता है, और फिर हम देखते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये नेशन और स्टेट ये इस पे यानी कॉन्ग्रुएंस इस पे बड़ा इंसिस्ट करता है ये सिस्टम। सो स्टेट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, ये नेशन स्टेट का मतलब है। यानी नेशन स्टेट में सोसाइटी और स्टेट ये ऑर्गेनिकली कनेक्टेड होते हैं, और जिस चीज से स्टेट और सोसाइटी कनेक्ट होता है वो नेशनलिज्म के जरिए, नेशनलिज्म उस पर बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नेशंस ये लार्ज कम्युनिटीज है विच डिजायर दैट दे हैव देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, ये नेशन स्टेट का मतलब आता है। हालांकि हिस्ट्री में बड़े मुख्तलिफ स्टेट सिस्टम्स थे, लेकिन ये इसका एक अहम रोल बना यानी नेशन स्टेट का कि इसमें एक नेशनलिज्म का एक एलिमेंट आ गया। फिर हम देखते हैं कि जो नेशन है इसे किस माने में इस्तेमाल होने लगा। तो ये भी यानी नेशन की डेफिनेशन, इसकी तारीफ भी इवॉल्व होती गई। उसमें एक बड़ा नाम है फ्रेडरिक लिस्ट का, जो कि जर्मन स्कॉलर भी था और डिप्लोमेट भी था। जो उसकी किताब है नेशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसने उस लिस्ट ने ये लिखा कि यानी नेशन के पास बड़ी टेरिटरी होनी चाहिए, रिच कल्चरल हिस्ट्री, लैंग्वेज होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। और फिर ये 19वीं सेंचुरी के होते हुए जैसे मैंने हर्डर का हवाला दिया, तो उसमें ये रेस के माने में इस्तेमाल होने लगा। 1882 में एक बड़ा इसमें काम होता है जिससे हम कहते हैं अर्नेस्ट रेनान। उसने ही रिजेक्टेड द रेशियल एंड द नेचुरल डेफिनेशंस ऑफ नेशन, यानी ये कोई नेचुरल कुदरती तौर से नेशन नहीं बनते, बल्कि उसको कहते हैं कि वॉलंटरिस्टिक डेफिनेशन ऑफ नेशन, कि नेशंस आर फॉर्मड बाय विल, बाय मेमोरी एंड कॉन्शियसनेस। तो नेशन बनते हैं या बनाए जाते हैं, और दीज आर फॉर्मड बाय द फोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, यानी इनको तारीख बनाती है। और ये मतलब देखिए कोई ज्योग्राफी नहीं, बल्कि इसमें सब्जेक्ट या बायोलॉजिकल एलिमेंट नहीं, बल्कि एक सब्जेक्टिव चीज़ है। इसको लोगों का यानी आपका इरादा है, आपका शऊर है जो नेशन को बनाता है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो वो कहते हैं कि दे बिगिन एंड यानी नेशंस आर फॉर्मड बाय ह्यूमन विल, तो ये पहले से नहीं होते, नेशन बनाए जाते हैं। अच्छा, और उस पर इनका एतराज़ जो हुआ कि ये जो कम्युनिटीज़ यानी जो नेशन नहीं है वो भी, उनमें भी विल और ये जो कॉन्शियसनेस का एलिमेंट होता है, तो उस पर उनका क्रिटिसाइज हुआ था। तो रेनान उनने जेनेरिक रादर दैन द डिस्टिंक्टिव एलिमेंट इन द नेशन, इस पे बड़ा फोकस किया। अब देखिए एक और बड़ा नाम इसमें आता है, उनका कहते हैं, उसको कहते हैं स्टालिन। 1913 में उसने लिखा कि nations are historically constituted stable communities of people, और फिर उसने इसमें लिखा formed on the basis of common language, अच्छा, territory and economic life and psychological makeup manifested in common culture। तो 5 एलिमेंट इसमें स्टालिन लिखे, और बड़ी इन्फ्लुएंशियल उसकी डेफिनेशन है। यानी इसमें देखिए इकोनॉमी को वो लाए, फिर वो कॉमन लैंग्वेज को लाए, टेरिटरी को लाए, और साइकोलॉजिकल मेकअप को
लाए। तो रेनान ने जेनेरिक साइड पे फोकस किया था, जबकि स्टालिन ने स्पेसिफिक एलिमेंट पे फोकस किया है। उसके बाद एक और, मैं इसको मतलब यहीं पे ज़्यादा अब खोलूंगा नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं उतना हमारे पास। अच्छा, एक और बड़ा नाम इसमें 1983 में है, उनका नाम है एर्नेस्ट गेलनर। बड़ा इन्फ्लुएंशियल इसमें वो स्कॉलर रहा है, और उसके हिसाब से उन जो नेशंस एंड नेशनलिज्म पे लिखा है कि नेशंस इन द एंड आर मेड बाय नेशनलिज्म एंड नॉट द अदर वे राउंड। यानी आखिर में ये नेशनलिज्म है जो नेशंस को बनाता है। तो वो जो मिस हो गया था ये लिस्ट से, रेनान से, स्टालिन से, वो ये गैलेनर सामने लाया कि नेशनलिज्म का इसमें रोल होता है, यानी नेशनलिज्म से बनते। अब ये मेरे को समझ नहीं आता है कि नेशन क्यों पढ़ते और नेशनलिज्म क्यों पढ़ते हैं इसमें। देखिए, नेशनलिज्म पे अगर मैं बात करूं, बड़ा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, एक जो मैंने मुख्तलिफ जगहों से इसको जमा किया, क्योंकि पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है, इमोशन है, या स्टेट ऑफ माइंड है। अच्छा, उसका क्या है कि इट इज बेस्ड ऑन द assumption that state is best society is best organized in the form of a nation state, and that the nation state should be the focal point of individual and group identity. वही यानी नेशन जो सोसाइटी इट इज बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इन नेशन स्टेट। तो यही यानी नेशनलिज्म इमोशन है, डॉक्ट्रिन है, क्या है, लोगों का एक ख्याल है कि बेहतर तरीके से हम एक नेशन स्टेट में हम रह सकते हैं, और इसी से यानी नेशन स्टेट के जरिए ही ऑर्गेनाइज होना चाहिए। देखिए, मैंने वो ऑक्सफोर्ड की जो कॉन्साइड डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें देखा, वो लिखते हैं कि नेशनलिज्म या नेशनलिज्म इटर्नल डिवोशन टू द नेशन इनटू प्रोग्राम्स एंड प्रिंसिपल्स। यानी नेशनलिज्म ये तो डिवोशन टू द नेशन को किस में तब्दील करती है, प्रोग्राम्स एंड प्रिंसिपल्स। तो पैट्रियाटिज्म से इसको ये अलग करता है, यानी पैट्रियाटिज्म में भी डिवोशन होगी, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम और प्रिंसिपल्स में इसको डाला जाता है। अब मैं इसको ऐसे खोलता हूँ कि मेडिवल जर्मनी में नेशनलिस्मस, अब मुझे जर्मन नहीं आती है। टू क्लासिफाई, नेशनलिज्म किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू क्लासिफाई द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हु क्लेम फ्रॉम सेम जनरल, ये जो रीजन या स्पेस, यानी एक ही जगह से जो स्टूडेंट्स आते थे, तो उनको क्लासिफाई करने के लिए नेशनलिज्म टर्म इस्तेमाल की जाती है। तो अर्लीस्ट यूजेज इसकी एबे बोरेल 1797-98, तो उसने लव फॉर नेशन के लिए इस्तेमाल किया था एज अगेंस्ट द लव फॉर मैनकाइंड, यानी उसके हिसाब से लव ऑफ नेशन था। तो नेशन मैंने बताया क्या है। अच्छा, आप देखिए, कोहन और हेज वो उसको कहते हैं कि ये यूरोपियन फिनोमेना, और हकीकत ये कि यूरोपियन फिनोमेना है। तो साइकोलॉजिकल कंडीशन, यानी नेशनलिज्म साइकोलॉजिकल कंडीशन है, एंड इट स्प्रेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इमिटेशन एंड इम्पोर्टेशन। तो वो कहते थे कि ये वेव लाइक आउटवर्ड मूवमेंट जो कि फ्रेंच में और इंग्लिश हार्टलैंड में उठी, और उसके बाद इसने एजुकेटेड एलीट ऑफ मोर बैकवर्ड एरियाज उनको इन्फ्लुएंस किया। तो ये आउटवर्ड मूवमेंट थी, साइकोलॉजिकल एलिमेंट है इसमें, और फिर ये वेव्स के जरिए उठती है। अच्छा, उसमें कहा जाता है कि नेशनलिज्म बेसिकली मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल किया गया है। तो ये हिस्टोरिकल प्रोसेस भी हो सकता है, पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन भी हो सकता है, एक्टिविटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और कंडीशन ऑफ माइंड। अब क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं इसको अब खोल नहीं सकता। तो फिर इसकी मुख्तलिफ तरह की नेशनलिज्म है हमारे पास। ह्यूमैनिटेरियन है, जैकबियन है, ट्रेडिशनल है, लिबरल है, और इंटीग्रल है। तो कौन का बहुत बड़ा स्कॉलर था उसका, वो कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड इन विच सुप्रीम लॉयल्टी ऑफ ए पर्सन इज फेल्ड टू नेशन स्टेट। फिर वही, यानी हमारे यहाँ जिस तरह नेशनलिज्म को समझा जाता है वो एक बिल्कुल अलग तस्वुर है इससे। तो इसमें नेशन स्टेट के साथ वाबस्तगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंसान को समझनी चाहिए।
अब नेशनलिज्म या तो कल्चरल डायमेंशन में, जिस तरह हर्डर वगैरह ने, और बेस्ट मॉडल उसका जर्मन मॉडल है। तो इसी के साथ नेशनलिज्म का इकोनॉमिक डायमेंशन है कि ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज शुड बी मेंटेन्ड फर्मली विद इन द नेशन। फिर इसका पॉलिटिकल डायमेंशन है, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन और नेशन स्टेट में मैनिफेस्ट होता है। अगर हम कहें कि नेशनलिज्म के हॉल मार्कस क्या है, तो 3: सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड आइडेंटिटी। यही फिर वो नेशन स्टेट में आता है। लैंग्वेज और नेशनलिज्म का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हर्डर ने तो बहुत इस पे फोकस किया, फिर फिच, फिर जैकब, विल्हम ग्रिम, उन्होंने इस पे बड़ा फोकस किया कि की एलिमेंट है। अलबत्ता जो हमारे हिस्ट्री में एक बड़े मतलब रहे हैं हिस्टोरियन हॉबसवाम, तो उनके हिसाब से कौमी ज़बान, नेशनल लैंग्वेज, ये एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है। उन्होंने फ्रांस पे रिसर्च किया है कि रेवोल्यूशन के टाइम पे बिल्कुल 50% लोग ही वहाँ पे थे जो कि मतलब फ्रेंच जानते थे। इसी तरह से इटली के यूनिफिकेशन के वक्त 50% लोग ही इटालियन जानते थे। तो उनके हिसाब से एक आर्टिफिशियल मसनूई ईजाद है ये ज़बान, कौमी ज़बान को बनाया जाता है। लेकिन हर्डर, फिच वगैरह, उनका तो एक ही एलिमेंट है और ज़ुबान का बहुत असर होता है। अब नेशनलिज्म यूरोप में क्यों इमर्ज हुई, तो बेनेडिक्ट एंडरसन बड़ा वो कहता था कि प्रिंट कल्चर का बड़ा इसमें रो। अच्छा, छापा खाना ये प्रिंट को कहते हैं, यानी जो किताबें लिखी गई वगैरह वगैरह। फिर उसमें फिर जो गैलनर है वो कहता है कि नेशनलिज्म इमर्जेंस इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था नेशनलिज्म के इमर्जेंस में। टॉम नेरिन वो कहते हैं कि ये, यानी इसके साथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ लिंक है, लेकिन इसने कैपिटलिज्म ने इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को जन्म दिया। उससे फिर जो कॉलोनीज थी या अफ्रीकन नेशंस थे, उन पर बहुत बुरा असर पड़ा। फिर उनको हिमुलेशन हुई, तो दे बिगेन टू, यानी डिवाइडेड पीपल, एक तो यूरोपियन कोर है, दूसरा एशिया अफ्रीकन पेरिफेरी है। फिर उसमें जब वो हिमुलेट हुए तो उन्होंने फिर अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और फिर ऑर्गेनाइजर कमिटीज नेशंस बन गए। अच्छा, अरब का एक बड़ा है, तो अरब ने जर्मन मॉडल फॉलो किया। मैं अब ये नहीं बताऊंगा कि अरबों ने जर्मन मॉडल क्यों फॉलो किया, लेकिन जर्मन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म फ्रेंच से उनको, क्योंकि फ्रेंच ने वो जो ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे बड़ा उनका वो रोल अरब में बुरा रोल रहा है। अच्छा, मैं एंड पे इंडियन नेशनलिज्म पे थोड़ा बहुत बात करूंगा। तो इंडियन नेशनलिज्म, यानी ये जो 19th सेंचुरी में यहाँ पे नमूदार होती है, इट वाज टेरिटोरियल, नॉट एथनिक और रिलीजियस और एथनिक नहीं थी, ना तो लिंग्विस्टिक थी, क्योंकि यहाँ मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस और मल्टीलिंगुअल कंट्री हमारी है, तो टेरिटोरियल नेशनलिज्म थी। इसी तरह से दे डिड नॉट इन्वोक रिलीजन का सहारा नहीं लिया, ना कोई गोल्डन पास्ट की उन्होंने बात की। तो वो ये मानते थे कि दैट वी आर नॉट ए नेशन बट नेशन इन मेकिंग। अच्छा, इंडियन नेशनलिज्म वो कहते थे कि वाज नॉट ए नेचुरल और इनएविटेबल फिनोमिनन बट वाज ए हिस्टोरिकल क्रिएशन। तो उनके हिसाब से इंडिया इज अ वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन बट ए न्यू नेशन। फिर जब एक important चीज की, they were not the inventors, यानी nationalists were not inventors of tradition, they focused on novelty rather than antiquity of the Indian nation। ये नहीं कि वो अब 2000 साल पीछे जाते फिर वहाँ उसको इन्वोक करते कि हम इस तरह का नेशन है। अब एक आखिरी बात इसमें है कि इट इज प्लूरल, फिर नॉन कोयर्सिव, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, एंड सिविल। तो कल्चरल प्लूरलिटी, नॉट कल्चरल मोनोइज्म, और इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कंसेंसस। वो जो पूरा नेशनल मूवमेंट को मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा, तो इन्हीं चीज़ों पे वो मतलब पूरा उसका दारोमदार है। यही उसमें है कि कंसेंसस है, प्लूरल है, फिर ये इन्वेंट्री है, हिस्टोरिकल प्रोसेस है, इसी तरह से ये टेरिटोरियल है।
अब बड़ा इस पे अगर महीनों बात करने बैठे तो ये कंप्लीट नहीं होगा ये नेशनलिज्म, यानी इतना इस पे लिखा गया और इतनी मैंने इस पे किताबें देखी, तो मैंने कोशिश की कि 20 मिनट में इसको कंक्लूड करूं ताकि एक आइडिया इंसान को हो जाए कि नेशन क्या है और नेशनलिज्म क्या है। आगे चल के अब हम सीधे द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया उस पे बात करेंगे। थैंक यू।